हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेजरमेंट के पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिफिनीशन ऑफ मेजरमेंट कि मेजरमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। बताए थे कि मेजरमेंट है क्या था। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है, कंपेयर किया जाता है किसके किसके बीच, तो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और अननोन क्वांटिटी के बीच में क्या आता। तो ये पिछले लेक्चर में हो चुका है। तो जो लड़का नहीं देखे हैं वो मेरा पिछला यूट्यूब का वीडियो देख लीजिएगा, आप उस पर डिफिनीशन बताया गया है, मेजरमेंट का डिफिनीशन क्या है। आज हम बताएं क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट को हम कितने तरह से क्लासिफाइड करते हैं। जो मेजरमेंट होता है इसको हम कितने तरह से क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए सपोज कीजिए कि ये मान लें कि ये एक रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस में R का वैल्यू हमको निकालना है कि R का वैल्यू क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, पहला काम करेंगे कि हम जानते हैं कि R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। ये होता है L फॉर लेंथ, A फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया और A रेसिस्टिविटी। तो अगर हम इसका R निकालना चाहते हैं, इसका हम रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि R का वैल्यू कितना होगा, तो पहला काम ये करेंगे कि एक इसका हम लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ मेजर करने के बाद जो होगा वो लिख दीजिएगा, उतना मीटर या सेंटीमीटर, किसी में मान लिया सेंटीमीटर में आएगा, सब मान लिया मीटर में आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करेंगे। तो एरिया निकालिएगा मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये जो वायर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है या सिल्वर का बना हुआ, जिस मटेरियल का बना हुआ है उसके अनुसार से उसका रो पुट करेंगे। निकालने के बाद इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे तो उससे R निकल जाएगा। पहला मेथड ये हुआ, समझे। इस मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, हमको निकालना है R का वैल्यू, लेकिन हम निकाल रहे हैं L का वैल्यू, A का वैल्यू, रो का वैल्यू। इसके बाद सबको हम जब इसमें पुट करेंगे तब हम क्या निकालते हैं, R का वैल्यू। तब हम यहाँ से ओम को डिफाइन करेंगे, R का वैल्यू मतलब ओम रेसिस्टेंस R निकालते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए जो रेसिस्टेंस को मेजर करता है। रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं ओम मीटर। क्या बोलते हैं, ओम मीटर। ओम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या मेजर होता है, रेसिस्टेंस मेजर होता है। और ओम मीटर को लेके चले आइए और ओम मीटर लाने के बाद उसके दोनों टर्मिनल को यहाँ पे सटा दीजिए, यहाँ पे कनेक्शन कर दीजिए और यहाँ पे कनेक्शन कर दीजिए। उसके बाद इसमें जितना डिफ्लेक्शन होगा सीधे क्या बता देगा कि इसका R का वैल्यू कितना है। तो इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो मेजरमेंट दो तरह से किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट दो तरह से कर सकते हैं। एक पहला इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा कौन सा, डायरेक्ट मेथड। सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2 समझिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल समझिएगा, अगर ये रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो V इक्वल टू क्या होता है, R इंटू आई। तो इसका रेसिस्टेंस निकाल दीजिए, फिर इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, R लीजिए वोल्ट, उतना वोल्ट हो गया। तो पहला मेथड ये है कि ओम्स लॉ से V इक्वल टू R इंटू आई लगा के आप इसका रेसिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, सीधे एगो वोल्ट मीटर लेके चले आइए और वोल्ट मीटर का कनेक्शन यहाँ पे कर दीजिए। इस वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर दीजिए, जितना इसमें डिफ्लेक्शन होगा वो क्या बताएगा, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। पहला होगा इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा होगा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इस टॉपिक में, इस पूरे के पूरे टॉपिक में हमको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। मतलब हमको ये टॉपिक पढ़ना नहीं है, हमको क्या पढ़ना है, डायरेक्ट मेथड। तो ये सिलेबस में, ये जो टॉपिक है ये सिलेबस में, मेरे सिलेबस में नहीं है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हम यही पढ़ेंगे। तो
तो यही हो गया कि जो मेजरमेंट करते हैं दो तरीके से, किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट दो तरीके से, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। अब सबसे पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा मेथड में एक्यूरेसी ज़्यादा होगा? क्या डायरेक्ट मेथड में एक्यूरेसी ज़्यादा होगा कि इनडायरेक्ट मेथड में एक्यूरेसी ज़्यादा होगा? तो कल ही हम पिछले क्लास में देखे थे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट तभी काम करता है जब उसमें कुछ ना कुछ पावर का कंजम्पशन होता है। तो जब पावर का कंजम्पशन होगा तो उसमें एरर मिलेगा। क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। तो ये मेथड क्या होगा, इसमें आपको एरर मिलेगा। इसमें क्या होगा? डायरेक्ट मेथड, अगर आप कोई भी, इसमें क्या मिलेगा? एरर। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कीजिएगा बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, तब उसमें एरर मिलेगा। लेकिन ये क्या होगा, इसमें बहुत ही कम एरर मिलने का चांसेस बहुत ही कम होगा। मतलब ये हाई एक्यूरेट होगा। क्या होगा? ये हाई एक्यूरेट होगा, हाई एक्यूरेट होगा। जो डायरेक्ट मेथड होगा, जिसको आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर मिलेगा। जो इनडायरेक्ट मेथड होगा उसमें वो क्या होगा? हाई एक्यूरेट होगा, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। ठीक है ना? अब आगे देखिएगा, तो अगर इसमें एक एरर मिलेगा तो इसमें तो भाई जितना इंस्ट्रूमेंट बनाइएगा सब में एरर मिलेगा। तो उस एरर के लिए एक बहुत ही अच्छा इसमें एक एरर एनालिसिस टॉपिक पढ़ना रहता है। मेजरमेंट में एक टॉपिक पढ़ना है, कौन सा? एरर एनालिसिस। ठीक है ना? तो यहाँ तक हुआ। अब देखिए जो डायरेक्ट मेथड होता है, अब देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि अब इसको, अब ये कितने तरह से डिवाइड होता है? तो ये दो तरह से डिवाइड होता है। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सिग्नल अप्लाई करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सिग्नल अप्लाई करते हैं, अगर आप एनालॉग सिग्नल इंस्ट्रूमेंट अप्लाई कीजिएगा तो उससे जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसको बोलिएगा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट। और अगर आप डिजिटल सिग्नल अप्लाई कीजिएगा तो उससे बनेगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। क्या बनेगा? डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट। तो ये दो तरह से डायरेक्ट मेथड, दो तरह से, एक एनालॉग होगा, एक कौन सा होगा? डिजिटल होगा। देखते होंगे होता है डिजिटल एनर्जी मीटर, डिजिटल वाट मीटर, तो वही इसी में आता है। ठीक है ना? इसमें भी होता है एनालॉग मीटर, वोल्ट मीटर, इसमें आता है। ठीक है ना? तो अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो अब ये दो तरह से डायरेक्ट मेथड, दो तरह से, वो अगर आप इंस्ट्रूमेंट में अगर आप इस तरह से डिजाइन किए हैं कि एनालॉग सिग्नल पे काम करे तब वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। अगर आपने इस तरह से डिजाइन किया है कि वो डिजिटल सिग्नल पे काम करे, तब वो डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। कौन सा सिग्नल कहलाएगा? डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट जो है अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अब जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है ये भी दो तरह का होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये दीवार है, आप दीवार पे फोर्स लगाइए, दीवार पे फोर्स लगाइए, क्या इसमें कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है? इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। आपने तो एनर्जी लगाया लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वही काम ये देखिए, ये बॉक्स है, इस पे फोर्स लगाइए तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। तो इस बेसिस पे इसमें दो तरह से डिवाइड किया गया है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, तब उसमें मेजरमेंट हो भी सकता है या तो मेजरमेंट नहीं भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे इसको दो तरह से बांटा गया है। एक को बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग, क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, और एक को बोलते हैं नॉन डिफ्लेक्टिंग। क्या बोलते हैं? एक को नल डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना? जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा आप लोगों को हम पढ़ाएंगे आगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है कौन सा? बीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसमें सिग्नल अप्लाई होता है लेकिन उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसमें मेजरमेंट नहीं होता है। किसमें? बीट स्टोन ब्रिज में। आप बाहर से सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल बोले ना कि इस दीवार पे आप धक्का लगा रहे हैं लेकिन दीवार में मूवमेंट नहीं हो रहा है, दीवार यहाँ से मूव करके नहीं कहीं जा रहा है। तो उसी तरह से बीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें आप बाहर से सिग्नल अप्लाई कीजिएगा
लेकिन उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। वैसे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है नॉन डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। लेकिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप सिग्नल सप्लाई करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं उसको? डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका एग्जांपल डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा होता है? जैसे एग्जांपल पे आप लीजिएगा, आपके घर में स्टेपलाइजर होगा। स्टेपलाइजर में क्या होता है? स्टेपलाइजर में ये होता है कि जब लाइन आपके घर में आता है तो सीधे लाइन जब आ गया तब पहले देखिएगा ऐसे रहेगा, उसका पॉइंटर यहाँ पर रहेगा, और लाइन आता है तो सीधे ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ उठ के चला जाता है, और लाइन कट गया तो फिर से ये उठ के कहाँ पे आता है? जीरो पर आता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप बाहर से जब सिग्नल सप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटली, बहुत ही कम समय में इंस्टेंटली कोई एक पॉइंट को दिखाता है, उसको बोलते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल वोल्ट मीटर, आमीटर, ये सब ETC, ये सब कैसा है? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे स्टेपलाइजर, आपके घर में स्टेपलाइजर क्या करता है? आपके घर के वोल्टेज को मेजर करता है ना। वो क्या काम करता है कि उसमें जब लाइन कट, पहले ये रहेगा जीरो पर, अब मान लिया यहाँ पर है 220 वोल्ट, जैसी लाइन आएगा तो डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा, लाइन कट गया फिर आएगा जीरो पर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम जब सिग्नल सप्लाई करते हैं तो किसी इंस्टेंट, एक बहुत ही कम इंस्टेंट में कोई भी पॉइंट को दिखाता है, उसको बोलते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेट करता है कि आपके घर में इतना वोल्टेज है, क्या बोलते हैं उसको? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा इंस्ट्रूमेंट समझिएगा, आपके घर में लगा हुआ होगा एनर्जी मीटर कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो मीटर है, वो वाला मीटर। उसमें क्या होता है कि आपके घर में मान लिया कि अभी रीडिंग है, मान लिया कि 2310 यूनिट। कितना यूनिट है? 2310 यूनिट। अब लाइन कट गया तब क्या ये जीरो पे हो जाता है? जीरो पे तो नहीं होता है। फिर लाइन आएगा तो कितना होगा भाई? 2311 यूनिट होगा, 2312 यूनिट होता है कि नहीं होता है? इस तरह से होता है। दूसरा एग्जाम्पल, आपके पास जो बाइक होगा, बाइक में जो मीटर लगा हुआ है, देखते हैं किलोमीटर हमेशा बढ़ते रहता है, लाइन वो फिर चलाना बंद कर देते हैं तो जीरो पे हो जाता है, मतलब क्या जीरो पे आ जाता है? ऐसा उसमें नहीं होता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमेशा रीडिंग को जोड़ कर रिजल्ट बाहर देता है, जैसे आपके घर में जो मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला मीटर, वैसे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जांपल कौन सा? वही एनर्जी मीटर। कौन सा है जी? एनर्जी मीटर एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट है कोई, देखिए अब ये क्या करता है? अब कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है? जैसे आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा, तो सीसीटीवी कैमरा क्या करता है? कोई भी चीज के पिक्चर को एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए रिकॉर्ड करके रखता है। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है क्या चीज? रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में और इसमें फर्क है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होगा, आप इसमें पीछे के रिव्यू करके नहीं देख सकते हैं कि आज से 4 दिन पहले मेरे घर में कितना यूनिट उठा हुआ था, ये आप इसमें नहीं देख सकते, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना? इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर होता है, वही ये है। ये हम सबके सिलेबस में पढ़ना नहीं है। पढ़ना हम सबको कौन कौन सा है भाई? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों को दोनों पढ़ना है, ठीक है। एक बार और क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट में, मेजरमेंट कितने तरह से क्लासीफाई किया जाता है? तो ये 2 तरह से क्लासीफाई किया जाता है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। जो इनडायरेक्ट मेथड होगा वो हाईली एक्यूरेट होगा, जबकि जो डायरेक्ट मेथड होगा वो उसमें कुछ ना कुछ एरर मिलेगा। एग्जाम्पल बताएं कि अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है
तो आप इसमें करंट मेजर कीजिए, रेजिस्टेंस मेजर कीजिए, उसके बाद मेजर कीजिए, तो ये होगा इनडायरेक्ट मेथड। और नहीं तो सीधे एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए, उससे मेजर कीजिए, तो हो गया कौन सा, डायरेक्ट मेथड। हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, तो हमको डायरेक्ट मेथड पढ़ना है। अब डायरेक्ट मेथड भी दो तरह का होता है। आप इंस्ट्रूमेंट जो डिजाइन कर रहे हैं, आप वो एनालॉग सिग्नल के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि डिजिटल सिग्नल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर एनालॉग सिग्नल के इंस्ट्रूमेंट अप्लाई कीजिएगा तो होगा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, और अगर डिजिटल अप्लाई कीजिएगा तो होगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट भी दो तरह का होगा। अगर आप सिग्नल अप्लाई करते हैं, मान लीजिए डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे नॉन डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जैसे बीट स्टोन ब्रिज। अगर आपने सिग्नल अप्लाई किया, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, तो डिफ्लेक्शन तीन तरह से हो सकता है। या तो एक स्टेपलाइजर, जिसमें एक बार एक कोई पॉइंट पे जाता है फिर आ जाता है जीरो पर, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक होता है कि जोड़ जोड़ के रिजल्ट आपको बाहर देगा, जैसे आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है वो होगा। एक होगा कि रिकॉर्ड करके रखेगा आपके लिए, आप कभी भी उसको एक फिक्स समय के लिए आप उसको देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। हमारे सिलेबस में इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। तो अभी आप ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन को आप उतार लीजिए कॉपी पे, अच्छी तरह से उतार लीजिए, ठीक है। और फिर इसको हम आगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में फिर इसको हम सबका डिफिनीशन लिखवाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू।